तो अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन जो रहता है उस चीज को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मालूम होना चाहिए कि वाटर जो रहता है वो टोटल बॉडी वेट का 60 से 90% तक वाटर होता है। मतलब बॉडी का आपका जितना भी वेट है, जितना भी बॉडी का वेट होता है उसमें 66 से लेकर कुछ एक स्पीसीज में और कुछ एक स्पीसीज में 90% वेट सिर्फ और सिर्फ वाटर का होता है। ठीक है, बाकी चीजों का अलग चीजों का रहता है। ठीक है, और लिविंग बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। क्यों जरूरी होता है वाटर? इसका क्या रीजन? पहली बात तो ये एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। किस चीज के लिए? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के लिए। किस चीज के लिए? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, और साथ में जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी कि जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करके बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो उसके लिए भी सॉल्वेंट ही काम करेगा, यानी ये वाटर काम करेगा। तो वाटर न्यूट्रिएंट्स को, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अपने अंदर घोलता है और इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात, बायोकेमिकल रिएक्शंस में, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइफ के लिए एसेंशियल होती है, लाइफ के लिए जरूरी रहती है, उनके लिए भी वाटर आपका बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तीसरी बात, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स होता है हीट, हीट का रेगुलेशन, यानी बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करना। जैसे हमारी बॉडी जो रहती है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर काम करती है। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं बुखार है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं हाइपरथर्मिया, और कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया बोलते हैं। दोनों ही केसेस बहुत ज्यादा खराब होते हैं आपकी बॉडी के लिए। देखो, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होती है, और प्रोटीन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि प्रोटीन उतने टेम्परेचर पर बहुत अच्छा काम करेगा। टेम्परेचर उससे ज्यादा या कम हो जाए तो ये प्रोटीन हमारी इनएक्टिव हो जाती है, और जब ये काम नहीं करेंगी तो हमारी बॉडी लड़ भी नहीं पाएगी। इसीलिए इन प्रोटीन्स का एक सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी बनाकर रखती है। इसीलिए कभी आपको बुखार होता है तो तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए, ताकि आपका ये बुखार तुरंत कंट्रोल हो सके और वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, प्रोटीन्स ना टूटे। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन करना, ये काम भी किसका रहता है? वाटर का रहता है। कैसे? जब आपकी बॉडी बहुत गर्म होगी तो यही वाटर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो गर्मी को लेकर पसीना बनकर बाहर निकलेगा और उड़ेगा, और इस तरीके से बॉडी को ठंडा करेगा। बिल्कुल सेम ऐसे प्लांट्स में भी करता है। प्लांट्स पर हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, प्लांट वाटर लेता है और वाटर को कई जगह से अपने अंदर से एवोपरेट करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ठीक है, और ये पानी को निकालता है। इस तरीके से अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्लांट भी ठंडा रखता है, और इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन करने को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। वाटर का प्लांट में एक और अच्छा काम होता है। हमारे अंदर तो हड्डियां होती हैं तो वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, पर प्लांट में हड्डियां तो होती नहीं है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। वाटर बॉडी सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज होगा, ट्रांसपिरेशन में भी इसका यूज होगा, मैकेनिकल फंक्शन में भी इसका यूज होगा वाटर। जैसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, आगे पढ़ोगे आप, उसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। लीव्स जो रात के टाइम में बंद हो जाती है और दिन के टाइम में खुल जाती है, जैसे मिमोसा पुडिका है, छुई का प्लांट, आप उसे छूते हो तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। तो ये सब वाटर की फंक्शनिंग की वजह से होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस करके। इन प्लांट वाटर कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एज वेल एज इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड्स के जर्मिनेशन में भी ये बहुत काम आता है वाटर। कैसे? एक एक करके समझेंगे। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर समझा कि वाटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर का तो है ही है, मिनरल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिनरल्स का क्या रोल रहता है जरा समझिएगा। मिनरल्स जो रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल के और सेल ऑर्गेनेल के। क्यों? क्योंकि इन्हीं मिनरल्स से सिंथेसिस होता है एंजाइम्स का और केमिकल कंपाउंड का, जैसे कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब इन्हीं मिनरल्स से बनते हैं।
तो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। अभी क्या होता है ऑस्मोसिस आगे जाकर मैं समझाऊंगा। फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या काम रहता है? इसका काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस, मेनली काम रहता है, और ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ। इसीलिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्लांट्स में, और फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं वो मेनली नाइट्रोजन के होते हैं, जैसे यूरिया, CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। पोटेशियम कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म मेनली आपका, इसमें आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉस्फोरस सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम ये सेमी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है। सेमी परमिएबिलिटी मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देना और सेल के बाहर आने देना, सिलेक्टेड चीजों को, इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबिलिटी। फुल्ली परमिएबिलिटी नहीं है, सेमी परमिएबिलिटी। सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे भी और प्लांट के लिए, उन सबका कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सल्फर भी होता है। कौन होता है? सल्फर होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस किस का? वाटर और मिनरल का प्लांट में, ये 5 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला इम्बिबिशन, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ऑस्मोसिस, चौथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पांचवा टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, जिसे प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। अब इन्हें अपन एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो प्रोसेस है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करते हैं उसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन on the surface of colloidal substance, on the surface of colloidal substance is known as imbibition। जो colloidal substance होते हैं, colloidal substance क्या होते हैं? देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, उसके साइज के बेसिस पर हमने सारे सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक ट्रू साइज, ट्रू साइज मतलब जब 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा हो। 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का अगर कोई साइज होता है किसी भी चीज का, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का साइज होता है, तो हम उसे बोलते हैं कोलोइडियल साइज। क्या बोलते हैं? कोलोइडियल साइज। 1 एंगस्ट्रॉम से नीचे होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रू साइज। ट्रू सॉल्यूशन बनाता है कुल मिलाकर वह। ये कोलोइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ये कोलोइडियल साइज होता है। और इसके ऊपर का जो रहता है उसे अपन बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। बात समझ में आई है? ठीक है। तो कोलोइडियल साइज यानी बहुत छोटे साइज के, और कोलोइडियल साइज इतना छोटा साइज होता है कि आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, कोलोइडियल साइज इतना छोटा होता है, ठीक है। तो कोलोइडियल सब्सटेंस इन लिविंग और डेड सेल, लिविंग या डेड सेल में कोलोइडियल सब्सटेंस वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। जैसे लकड़ी है, बारिश में लकड़ी पड़ी रहती है तो वो फूल जाती है ना, तो वो फूल रही है। क्यों फूल रही है? क्योंकि उस पर जो कोलोइडियल पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर, चाहे वो डेड लकड़ी हो चाहे वो जिंदा लकड़ी हो, वो फूल जाती है। क्योंकि बाहर से मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पर। इसलिए आपने देखा होगा जो खिड़की दरवाजे होते हैं लकड़ी के बने रहते हैं, वो बारिश में आपके टाइट हो जाते हैं, है ना, टाइट एकदम हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो इसी इम्बिबिशन की वजह से होता है। कोई भी लकड़ी पड़ी हुई है वह पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने सरफेस पर, ठीक है। जैसे देखिए, ये हमारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है? एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन हमारे एनिमल्स के अंदर भी होती है। बस प्लांट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये आ गई सेल वॉल, ये बाहर होती है। और ये सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो 2-2 लेयर्स हो जाती है, ठीक है। ये सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। बात समझ आई है? अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर
यहाँ पर ये न्यूक्लियोलेमा होगा, न्यूक्लियस वगैरह पाया जाएगा जिसे कैरियन कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है किस किस से मिलकर बनी होती है? स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने सेल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया था। यानी अगर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से उठाएं और इसे बड़ा करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। बता चुका हूं मैं आपको। बीच में लिपिड की लेयर रहती है, बायपोलर लिपिड लेयर रहती है। लिपिड लेयर में ये वाला जो पार्ट रहता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये भी हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल पार्ट रहता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग होता है। ठीक है। और इसके दोनों तरफ ये आपकी पड़ी रहती है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पड़ी रहती है। तो ये प्रोटीन की लेयर रहती है और ये सैंडविच लेयर की तरह आपकी ये मौजूद रहती है। जो प्रोटीन बाहर की ओर पड़ी होगी उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और जो अंदर की ओर पड़ी रहती है उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन्स रहती हैं इन्हीं प्रोटीन्स पर अगर कार्बोहाइड्रेट लग जाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लग जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो हम इन्हें बोलते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट लगता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। और लिपिड्स के ऊपर अगर आपके यही कार्बोहाइड्रेट जाके लगते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। खैर इनका अपन को कुछ नहीं करना है। कुल मिलाकर मुझे आपको ये बताना था कि ये स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में ये जितने भी पार्ट रहते हैं कौन से? सेल्यूलोज रहता है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये सब हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ cellulose, starch and proteins are hydrophilic colloids, are hydrophilic कोलॉइड्स। यही हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं और यही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके? सेल्यूलोज के, स्टार्च के और प्रोटीन के, ये सब हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग कोलॉइड्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो रहते हैं ये अपने सरफेस पर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इंक्रीज करते हैं इसका वॉल्यूम। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्बिबिशन। तो ये अपने साइज को बढ़ाएंगे और जब ये अपने साइज को बढ़ाते हैं तो जो जो भी मॉलिक्यूल्स इम्बिबिशन करते हैं यानी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम इम्बिबेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्बिबेंट्स कहते हैं। और इनका इम्बिबेंट्स का जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। भाई अंदर ही अंदर इनका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा, एक दूसरे पर प्रेशर डालेंगे, उसे हम बोलेंगे इम्बिबिशन प्रेशर। और यही इम्बिबिशन प्रेशर की वजह से होता है वार्पिंग ऑफ वुडन विंडोज एंड डोर्स। वार्पिंग हो जाती है यानी आपने देखा होगा बारिश में ये दरवाजे काफी जाम हो जाते हैं, तो ये इम्बिबिशन की वजह से होता है। ठीक है। और सीड्स में भी जो स्वेलिंग आती है बारिश के टाइम पर ही आपने देखा होगा ज्यादा जर्मिनेशन होता है, ज्यादा पौधे निकलने लगते हैं, तो ये इम्बिबिशन होता है। इसकी वजह से जो सीड्स रहती हैं वो फूल जाती हैं इस प्रेशर की वजह से और वो टूट जाती है। ऊपर की जो कवरिंग रहती है वो टूट जाती है और इस तरीके से सीड जर्मिनेट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इम्बिबिशन प्रेशर का? इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर सीड ब्रेक्स देयर सीड कोट एंड जर्मिनेट। अभी अभी मैंने आपको समझाया। दूसरी बात, इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर वाटर इज अपटेकन बाय द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जमीन के अंदर से पानी को खींचते हैं, है ना? तो वो किससे? ये इम्बिबिशन के थ्रू ही खींचते हैं। पानी को जो खींचते हैं सॉइल से तो वो इम्बिबिशन के थ्रू आपके खींचते हैं। यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल रहता फॉर द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब, सैप मतलब होता है रूट्स के अंदर ही जो सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें मिनरल्स भी और पानी भी है, उसका ऊपर चढ़ने को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर। तो एसेंट ऑफ सैप के लिए भी ये इम्बिबिशन प्रेशर रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन द प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल तक जो पानी पहुंच रहा है
वो भी इम्बिबिशन के थ्रू ही पहुंचता है। ठीक है, मतलब देखो ये सारे प्रेशर काम आएंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इम्बिबिशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई कि इम्बिबिशन भी किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, फिर एसेंट ऑफ सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल से सेल तक पानी पहुंचाने के लिए, प्लांट बॉडी के अंदर सेल से सेल तक पानी पहुंचाने के लिए, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। ठीक है, सॉइल से पानी खींचने के लिए, इसके लिए भी आपका ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बाकी अपन देखेंगे आपका। ये पहला प्रेशर हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रेशर की, दैट इज डिफ्यूजन।